अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर जो है वो 2 है। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट की। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जवाब में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने उसको तफसील से पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो है वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में वो भी हम पढ़ चुके हैं। इनको हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करेंगे। मैंने पहले प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख लिए। पहली प्रॉपर्टी जो है वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी परपेंडिकुलर वेक्टर्स कि अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जिनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर क्या आएगा। अगर वही दो वेक्टर्स पैरेलल हो आपस में, अगर उनको हम क्या करें उनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा। अगर वो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो क्या आंसर आएगा। उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट है कि एक वेक्टर को उस जैसे ही वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने देखना है कि उसका सेल्फ प्रोडक्ट क्या आएगा। फिर लास्ट में है सेल्फ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि अगर हम उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें और उनका हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी को। कमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका अगर हम फार्मूला लिखें स्केलर प्रोडक्ट का तो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हैं, उनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, कॉस थीटा ये थीटा एंगल है किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान है। हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है किसके, बी डॉट ए। यानी कि अगर हम ए डॉट बी लें, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लें, ए का बी के साथ और फिर बी का ए के साथ, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। अगर हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें तो ए डॉट बी जो है हम जानते हैं वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। इसी तरह हमारे पास जो बी डॉट ए है वो बराबर होगा बी ए कॉस थीटा के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अगर ए बी और डी है आप जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, बात एक ही होती है। इसको हम दोबारा से ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को देखें दोनों का आंसर सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। ए डॉट बी जो है वो बराबर है किसके, बी डॉट ए के। इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। मतलब कि ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, उन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ए डॉट बी है, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, वैसे का वैसे लिखेंगे, गिवन नहीं है। बी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है, ये भी वैसे का वैसे लिखेंगे, गिवन नहीं है। लेकिन हमने परपेंडिकुलर की अगर बात की है तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर के लिए एंगल थीटा जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। हम इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है वो कितना पुट कर देंगे, 90 डिग्री। cos 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आंसर कितना आएगा, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वो बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। ये बस सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मीन इस तरह ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास एक और वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान अगर 90 का एंगल हो, इनका हम ए डॉट बी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। और जब हम उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए कि दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो बताएं वो वेक्टर पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो आप इसका रिवर्स भी बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वेक्टर जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर आपको ये कहा जाता है कि दो वेक्टर्स हैं, आप ये बताएंगे ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है या फिर क्या है,
परपेंडिकुलर हैं, तो आपने कैसे चेक करना है? आपने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। आपने फौरन क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट देखना है कि अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो आप फौरन कह देंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो एक दूसरे के, मतलब कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और हमारे पास ये वेक्टर एक बी है। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो 0 डिग्री बनेगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अब पैरेलल वेक्टर्स के लिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? हमारे पास फार्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का? a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा। इसमें a वैसे के वैसे लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम a की वैल्यू a ही लिखेंगे, b की वैल्यू b लिखेंगे। अब एंगल थीटा का हमें पता है, हम कह रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0। हमारे पास आंसर आएगा ए बी, और cos 0 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि cos 0 किसके इक्वल होते हैं? 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी आ जाएगी। इससे ये पता चला कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो मैक्सिमम आ रहा है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि जो दो वैल्यूज गिवन है उनको हम मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या है? वो मैक्सिमम है। परपेंडिकुलर केस में क्या था कि जब हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया था तो उसका आंसर क्या आ रहा था? 0। कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनका हम अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका परपेंडिकुलर केस में 0 आएगा, और पैरेलल के केस में क्या आ रहा है? हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम इनके कुछ यूनिट वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो इस पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है, इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट है उसमें भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास थी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो हमने यहाँ पर लिखा कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे दोनों के दरमियान एंगल जो है वो वेक्टर्स के दरमियान 90 है, 90 पुट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने डिस्कस की कि दो वेक्टर्स सपोज ए है और दूसरा क्या है? बी। ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? वो 0 डिग्री बनेगा। और हमने जब ये वैल्यूज पुट की हैं अपने फार्मूले में a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, तो बराबर है आंसर क्या है हमारे पास? cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? a b, यानी कि इस तरह हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस तरह। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी बुक में ये मिक्स की हुई है, मतलब इकट्ठी इसको हेडिंग दी हुई है पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। मैंने इसको वैसे सेपरेट कर दिया है, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, और एंटी पैरेलल में क्या होता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए इस तरफ है तो हमारे पास दूसरा वेक्टर बी क्या होगा? दूसरा साइड पर होगा। ये दो वेक्टर्स हैं एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल के केस में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? वो 180 डिग्री होता है। उसके बाद इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो a डॉट b वो बराबर है किसके? a b cos थीटा के। ठीक है, सब में हल करने का तरीका सेम है, सिर्फ आपने हेडिंग देखनी है। परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 पुट कर देना है, पैरेलल तो एंगल क्या पुट कर देना है? 0, और अगर एंटी पैरेलल तो एंगल क्या पुट कर देना है? 180। तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी cos 180 डिग्री आएगा, और ए बी आएगा cos 180 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस ए बी। देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैंपल अलामत चेंज हो गई है। वहां पर पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पर क्या हमारे पास नेगेटिव, लेकिन अब भी वैल्यू क्या है? वो मैक्सिमम ही है। ये थी हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज। पहली में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है, दूसरी में हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स रख के देखा, फिर पैरेलल देखा, और फिर हमने क्या देखा? एंटी पैरेलल। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ये थी, जो फिफ्थ है हमारे पास वो है सेल्फ प्रोडक्ट। फिफ्थ हमारे पास क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर ए को हमने बी से नहीं मल्टीप्लाई करना, या ए को हमने सी से ही मल्टीप्लाई नहीं करना। सेल्फ का मतलब है कि खुद उसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है
और हम उस वेक्टर को ए से ही मल्टीप्लाई करें। अगर वो वेक्टर हमारे पास बी है तो उसको बी से ही मल्टीप्लाई करें। सेल्फ का मतलब एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, जिस मैग्नीट्यूड के साथ है, सेम उस जैसा एक वेक्टर लेना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड और लेंथ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। लेंथ से मैग्नीट्यूड जाहिर होती है, एरो से उसकी डायरेक्शन। तो इस जैसा अगर एक और वेक्टर लेंगे तो वो इस तरफ तो नहीं होगा, वो इसके अपोजिट तो नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो भी इसी के सेम होगा और इसी जितनी मैग्नीट्यूड रखता होगा और एरो भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स एक जैसे हैं, मैं इसके क्या लेना चाहता हूँ, प्रोडक्ट। तो देखिए ये केस किससे मिलता जुलता है, ये केस इस पैरेलल से मिलता जुलता है। कैसे? इसमें तो दो वेक्टर्स थे, एक ए था, दूसरा क्या था, बी था। ये तो बाय चांस पैरेलल की बात की तो हमने उसको पैरेलल बना दिया। देखिए ये केस और ये केस दोनों कैसे हैं, वैसे फर्क कितना है कि ये दो वेक्टर से ए एक और वेक्टर था बी जो कि बाय चांस इसके क्या था, पैरेलल था। लेकिन इसमें हम खुद कह रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, अगर वो राइट साइड पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उस जैसा एक और वेक्टर वो भी कहा जाएगा राइट साइड पर। ये पैरेलल थे तो ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल है। दोनों सेम केस है, सेम वैल्यूज आएंगे, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर क्या है, दोनों ए है। तो जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a डॉट b इज इक्वल टू सॉरी a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, फिर साथ में क्या आएगा cos, पैरेलल है तो क्या आएगा 0, और इसका आंसर क्या बनेगा फिर, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, a स्क्वायर cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर आ जाएगा। सेम वैसे का वैसा। तो ये पांच प्रॉपर्टी सी सेट प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया। सेट प्रोडक्ट सिमिलर टू क्या है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, इस जैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर जो दो वेक्टर्स डिफरेंट थे अब वो दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम वेक्टर्स है। इनका जब हम डॉट कर लेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। लास्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी। इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक वेक्टर को जब कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो ये एक्स और क्या आता है, ए वाई आता है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ आई लिखते हैं और इसके साथ क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। ये है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि हम 3 एक्सिस की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर साथ में ऐड करते हैं। 3 एक्सिस है तो 3 ही यूनिट वेक्टर है, एक आई है, दूसरा जे है और तीसरा क्या है, के। तो इस वेक्टर की जो पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये समझ आ गई। ए वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखिए, बी वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखिए। इनका हम अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब हम ए डॉट बी करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इनका भी डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके अंदर यूनिट वेक्टर्स भी मौजूद हैं, हमें उनका भी डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे, एक हम पैरेलल की या फिर हम सेल्फ प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे। शॉर्टली ये है कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो उनके यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। देखिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हमने लिया ए बी साथ में cos थीटा, ए बी cos थीटा की जगह पर आप पुट करते हैं 90 डिग्री, तो क्या आएगा ए बी cos 90 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। देखिए जब हमने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उसको हमने देखना है। अब देखिए ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या इस्तेमाल किया जाए, आई। बी वेक्टर है हमारे पास, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इसके साथ क्या आएगा ए बी, इसके साथ हम क्या लिख लेते हैं, आई डॉट जे लिख लेते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आई डॉट जे जो है वो हमारे पास आंसर इसका देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका अगर आंसर लिखना चाहे, देखिए सेम इसको देखें, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, मैंने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिए, कौन कौन से, एक आई और दूसरा क्या ले लिया, जे। इनका डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए क्या किया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर लिखा। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के इक्वल। उसके बाद cos, अगर ये दो वेक्टर्स
इस तरह परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री। अब इसका यूनिट वेक्टर आई इस तरफ होगा और जे किस तरफ होगा ऊपर की तरफ, इनके दरमियान भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इधर अगर 90 डिग्री था तो इसका भी क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और यहाँ पर 1 आएगा, cos 90 0 होता है तो आंसर क्या आ रहा है 0, यानी कि i डॉट j किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर मैं वेक्टर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे b डॉट c लिख देता हूँ, तीन वेक्टर a b c हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं, a डॉट b है, अगर मैं b डॉट c कर देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर c cos 90 आएगा, फिर भी आंसर उसका क्या आएगा 0 के इक्वल। अगर c डॉट a कर देता हूँ उसका आंसर भी क्या आएगा 0 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, एक अगर z एक्सिस के लॉन्ग होगा, उनके दरमियान भी एंगल 90 बनेगा, तो उसका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल आएगा 0 के। तो इसको डिस्कस करने का शॉर्ट में मकसद क्या था कि हम जब i डॉट j निकालेंगे जवाब क्या आएगा 0, जब हम j डॉट k निकालेंगे उसका आंसर भी क्या आएगा 0, जब हम k डॉट i निकालेंगे उसका जवाब भी क्या आएगा 0। कैसे 0 आएगा, देखिए i का मतलब वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, j का मतलब वेक्टर कहाँ है हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग है, जब डॉट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इधर हमारे पास क्या है j डॉट k मतलब y और z एक्सिस के लॉन्ग है जो वेक्टर, उसका आंसर भी क्या आ रहा है 0। k और i का मतलब क्या है, ये वेक्टर y एक्सिस के लॉन्ग है और एक वेक्टर जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इक्वल टू 0 आएगा। ये कि डॉट प्रोडक्ट में जहां पर भी i डॉट j, j डॉट k या k डॉट i नजर आएगा वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। यानी कि इस हाथ में हम लिख सकते हैं i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है इक्वल टू 0। एक चीज ये हो गई, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i का भी पता चल गया, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जब i डॉट j की बात की है तो उसका आंसर भी वही होगा जो किसका होगा j डॉट i का होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को obey करता है, जो आंसर a डॉट b का है वही आंसर किसका आएगा b डॉट a का आएगा। यानी कि i डॉट j अगर 0 है तो j डॉट i भी अगर आ जाए तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0 के। दूसरी बात हमारे ध्यान में आती है कि अगर i का ही i के साथ आ जाए, i डॉट i आ जाए, i डॉट j डॉट j आ जाए, k डॉट k आ जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हमें मिलेगा पैरेलल वेक्टर से या फिर सेल्फ वेक्टर से, क्योंकि i डॉट i हो ही तभी सकता है जब दोनों वेक्टर्स कहाँ हो अलोंग x एक्सिस, g डॉट j तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स कहाँ हो अलोंग y एक्सिस, और k डॉट k तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स कहाँ हो अलोंग z एक्सिस। क्योंकि i j और k क्या चीज़ है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 के इक्वल। अगर कोई वेक्टर अलोंग x एक्सिस है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर i इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई y के अलोंग है तो उसके लिए j, और अगर z एक्सिस के अलोंग है कोई वेक्टर तो उसके लिए k इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए i डॉट i का मतलब, देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, सेल्फ प्रोडक्ट ले लें या हम पैरेलल का केस ले लें, दोनों सेम बातें हैं, दोनों वेक्टर्स एक ही सिंक में है। देखिए हमारे पास दोनों वेक्टर एक ही सिंक में है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर i आएगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या आएगा i। जब इन दोनों का डॉट पढ़ लेंगे तो क्या होगा, देखिए i डॉट i का डॉट पढ़ लेंगे तो क्या होगा 1 फिर 1, और पॉजिटिव क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो हमें फिर क्या पता चला कि जब i डॉट j लेंगे तो आंसर 0 आएगा, j डॉट k लेंगे तो आंसर 0 आएगा, k डॉट i लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका रेसिप्रोकल कर लें, आप i डॉट j कह रहे हैं, अगर j डॉट i भी आ जाता है तो आंसर 0, अगर k डॉट j आ जाता है तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंदर दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा 0, अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा 1 के। लेकिन i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k का आंसर क्या आएगा 1 के। तो अब हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको आपको आइडिया देता हूँ। a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर a x i प्लस a y j प्लस a z k, ये लिख लिया। फिर डॉट क्या आएगा हमारे पास b x i प्लस b y j प्लस b z k। वेक्टर जैसे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह की अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं,
आप पहले इस पहले डिजिट को उन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जवाब आ जाएंगे। फिर आप सेकंड को उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 जवाब आ जाएंगे। फिर आप थर्ड को उस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 जवाब आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम AXI को मल्टीप्लाई करते हैं आगे तीनों से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्ट कितना, ये इधर AX है, उधर क्या है BX, तो क्या आएगा AX, साथ में क्या आएगा BX, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, इसके साथ भी I था, उसके साथ भी I था, तो इनका जो है हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, I डॉट क्या बन जाएगा I, इसका भी I और उसका भी I। अच्छा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। हम फर्स्ट को तीनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जवाब। जब AX को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस AX, इधर से आएगा, इधर से क्या चीज आएगी BY, और यूनिट वेक्टर इसका I है, उसका क्या है J, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I डॉट J। उसके बाद इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा प्लस लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर AX, वहां से क्या आएगा BZ, और इधर I है, उधर क्या है K, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I डॉट K। ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो सबके फर्स्ट में I ही आना है, ये चेंज नहीं हो रहा। उधर I फिर क्या आएगा J, फिर क्या आएगा साथ में K आएगा। एक मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई, बाद में क्या आएगा प्लस, यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा। अब सेकंड की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी किसके साथ, सबके साथ, इसके साथ क्या है AY, यहाँ पर क्या लिखूंगा AY, फिर क्या है वहां पर पहले BX, फिर क्या है ये हमारे पास J, ये क्या है I, क्या आएगा J डॉट I। उसके बाद AY को प्लस लिखें, फिर AY को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, AY BY आएगा, इसका भी J है, उसका भी J, यहाँ पर क्या आएगा J डॉट J। थर्ड में फिर दोबारा से इसको लिखिए AY, उधर क्या हमारे पास क्या आएगा BZ आ जाएगा, इधर हमारे पास J है, और उधर क्या आएगा K, J डॉट K आ जाएगा। थर्ड मल्टीप्लिकेशन में फिर से प्लस लिखें, इधर क्या है हमारे पास अब AZ है, देखिए AX AY और AZ लाइन में से लिखा के सेपरेट हो, आपको समझ आएगा। AZ के साथ क्या आएगा BX, और Z का है K, तो K ही लगेगा शुरू में सबके साथ, वहां पर क्या आएगा I, अब प्लस आएगा, फिर आप लिखेंगे AZ, BX के बाद क्या आएगा BY, अब वहां पे नाम देंगे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। अब A पर Z का क्या आएगा K, Y है तो क्या आएगा J, आप अब इसको देखिए नाम भी, तो इसमें आपको समझ आ जाएगी। प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है AZ, और वहां पे क्या होगा जाहिर सी बात है, वहां पे लास्ट में BZ, तो क्या आएगा K डॉट K। नेक्स्ट प्रोडक्ट का ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तरीका यही होगा, सेम होगा, यहाँ पर आसानी हो जाती है क्योंकि ज्यादातर वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगे। अब वही जो बात अभी हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, सिर्फ इनकी वैल्यू 0 है, इसके अलावा जितनी भी है वो क्या होगी इक्वल टू 0 होगी। बेशक वो J डॉट I हो या फिर वो क्या हो I डॉट J हो, बेशक वो हमारे पास I डॉट K हो या फिर K डॉट I हो, या J डॉट K हो या K डॉट I हो, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। यहाँ पर लिखिए क्योंकि हम जानते हैं कि I डॉट J, J डॉट K ये सारी इक्वल 0 हो जाएंगी। लेकिन मैं अंडरलाइन करता हूँ, वैल्यू पुट नहीं करता हुआ आपको खुद सॉल्व करना है ये वाली, क्योंकि अंडरलाइन के देखिए ये 0 है, ये 0, ये भी 0, जब आप 0 पुट करेंगे इस स्टेप पे तो ये आंसर सारे क्या हो जाएंगे 0, और इसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1, इसकी जगह पर भी 1, और इसकी जगह पर भी क्या पुट करेंगे 1। अब ये भी अंदाजा हो जाएगा आपका आंसर, एक फर्स्ट में आएगा, सेकंड में, और फिर क्या आएगा थर्ड में, क्योंकि I डॉट I का मतलब क्या है, ये दोनों x एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पे दोनों y एक्सिस के लॉन्ग है, और यहाँ पे दोनों क्या है z एक्सिस के लॉन्ग। तो फाइनली हमारे पास क्या चीज बच जाएगी AX BX, ये वाला 1 पुट कर दिया, वो मैंने खत्म कर दिया, 1 आएगा, अगला स्टेप आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्लस क्या आएगा BAY, साथ में क्या आएगा BY, प्लस क्या आएगा हमारे पास AY BY, फिर क्या आएगा CY, सॉरी AZ, और क्या आएगा BZ। ठीक इसके ऊपर आ रहा था A डॉट BA, इसको अगर थोड़ा और सोल्व करें A डॉट B को क्या लिख सकते हैं AB cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा AX BX, प्लस क्या आएगा AY BY, और प्लस क्या आएगा हमारे पास AZ, और क्या आएगा BZ। अगर इसको सॉल्व करना चाहें AB को आप सेट में ले जाएं, हमारे पास क्या बच जाएगा cos थीटा, ये आगे हम पॉसिबल फार्मूलाज निकालें, हमारा जवाब यहाँ पर खत्म हो गया, ये सॉल्यूशन है हमारा।
कि जब हम दो वेक्टर्स को इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ए वेक्टर को बी के साथ नहीं, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह आता है कि आपको कोई वेक्टर ए बी के अलावा दिया गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले वेक्टर का x, दूसरे का y, x पहले का y तो दूसरे का y, तीसरे का z तो फिर दूसरे का z, पहले का z दूसरे का भी क्या आएगा z। उसके बाद ये हम पॉसिबल फार्मूला बना रहे हैं कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों और हमें कहा जाए कि आप एंगल थीटा कैलकुलेट करें, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी से ही फार्मूला निकलता है, इसी को यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ए बी क्या बन जाएगा, ये एक्स बी एक्स ऐसे का वैसे आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा ए वाई बी वाई प्लस क्या आएगा ए जेड बी जेड, और बटे में ये ए बी जो था वो कहाँ चला जाएगा इस साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप लास्ट पे थीटा ये cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और बाकी वैल्यूज आ जाएंगी वैसे ही वैसे। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाए, ये दिए गए हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आपको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड पुट करना है और उसका cos इनवर्स लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल थीटा आ जाएगा, जो कि वो बना रहे होंगे वेक्टर ए और बी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके वाले से, कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट के वाले से, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, मुकम्मल कैरेक्टर, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप तसल्ली से इसको हल भी करें और इंशाल्लाह ये पेपर में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूँ।